चलिए जी, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 2। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आपने शेड्यूल 1 भी पढ़ लिया, शेड्यूल 3 भी पढ़ लिया। शेड्यूल 2 क्या है? शेड्यूल 2 कहता है कि तुम बताओ तुम कौन हो, तुम गुड्स हो या सर्विस हो। मैंने कहा क्या रखा है, क्या मैं गुड्स हूँ या सर्विस हूँ? कह रहे नहीं, रखा है बहुत कुछ। हमें इनवॉइस कैसे इशू करना है तभी तो पता लगेगा। गुड्स के केस में कंडीशन अलग है, सर्विस के केस में अलग है। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में अलग है, सर्विस के केस में अलग है। तो पहले जो वैट लॉ हुआ करता था उसमें लड़ाइयाँ रहती थी। वोडाफोन का केस पता नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, वो आज तक यही नहीं बता पाए सिम गुड्स है या सर्विस। उन्होंने कहा भाई अपने को नहीं मैटर, जीएसटी में ये पंगा नहीं पड़ना चाहिए, या तो कोई चीज़ गुड्स होगी या कोई चीज़ सर्विस होगी। तो वो कह रहे भाई कैसे बताएं? उन्होंने कहा देखो पहले तो तुम्हें खुद ही समझ जाओगे कि क्या गुड्स है क्या सर्विस। कह रहे नहीं समझे तो? कह रहे शेड्यूल 2 में जाना। किस में जाना? शेड्यूल 2 में हमने लिख कर बताया है। किस में बताया हमने? शेड्यूल 2 में लिख कर बताया, इसे गुड्स मानो, इसे सर्विस मानो। और अगर तुम्हें तब भी ना पता चले तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 में हम नोटिफिकेशन के जरिए बताएंगे कि ये गुड्स है सर्विस। तो जरा मैं एग्जाम्पल से तुमसे पूछ लेता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये गुड्स है या सर्विस? पढ़ाने के साथ साथ किताबें भी दे रहा हूँ मैं। तो मैंने 5500 रुपये तुमसे लिए, पढ़ाया भी, किताबें भी दी। अब क्या होगा? 2 बिल बनाऊंगा, एक गुड्स का एक सर्विस का। तो क्या है ये? हाँ, फिर कंफ्यूज हो गए तुम। उन्होंने कहा इसीलिए शेड्यूल 2 बनाया है। उन्होंने कहा अच्छा तुम ये बताओ तुम मेरे पास आए क्यों थे? क्या किताबें लेने आए थे या पढ़ने आए थे? तुम तो पढ़ने ही आए थे। तो भाई ये सर्विस ही है, गुड्स तो उसका एक पार्ट है। इसी तरीके से मैंने तुम्हें कपड़ा दिया, तुमने मुझे सिलकर शर्टें दे दी। और जब शर्टें सिलकर देने लगे तो बटन तुमने लगाए, धागा तुमने लगाया, शर्ट पे बुकरम वगैरह तुमने लगाई। तो तुमने मुझे क्या दिया, गुड्स या सर्विस? तो ये जॉब वर्क भी उन्होंने क्या बोला? सर्विस। तो इसका मतलब शेड्यूल 2 को तो सर पढ़ना ही नहीं है, ये तो हम खुद ही ज्ञानी इतने कि हम बता देंगे क्या गुड्स है क्या सर्विस। मैंने तुम्हें अपना मकान किराए पर दिया, क्या दिया, गुड्स या सर्विस? सर्विस। तुमने फ्लैट खरीदा, गुड्स या सर्विस? उसने कहा यही तो गलती कर गए बस, तुमने फ्लैट खरीदा, दिस इज अ सर्विस, दिस इज अ। कह रहे क्या मतलब? कह रहे शेड्यूल 3 में पढ़ाया तो था मैंने। शेड्यूल 3 में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? अगर कंप्लीट फ्लैट खरीदा बनने के बाद, ना वो गुड्स ना वो, और बनते बनते खरीदा तो सर्विस। कह रहे तो जब भी कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ तो शेड्यूल 2 में आना। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। और ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हें दिल से लगेगा सर्विस और वो निकलेगा क्या? गुड्स। तुम्हें दिल से लगेगा गुड्स और निकलेगा क्या? सर्विस। तो एक बार इस वाले शेड्यूल को समझ लेना। समझ में आई मेरी बात? तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है, कुछ चैप्टरों की वजह से समझना ज़रूरी है। ठीक है ना? समझ में आई ये बात? यानी ठीक है, क्लियर है? तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तुम मेट्रो में जा रहे हो, एक लंबे लंबे बाल है, ठीक है, पीछे से तुम उसे देख रहे हो, निहार रहे हो, तुम सोच रहे हो कि किसी तरीके से इसका चेहरा दिख जाए। और जैसे ही वो चेहरा दिखता तुम कहते हो अरे भैया क्या हाल है? क्योंकि तुम सोच रहे होते हो यही मेरे सपनों की हसीना है। ठीक है, वो सपनों का तुम्हारा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना। कई बार कोई बॉय कट पहन के खड़ा हुआ है, पीछे जीन्स वाली वो डाली हुई है जैकेट, हाँ भाई लड़के क्या हाल है, पीछे से हाथ मारा और तुमने अरे ये क्या निकल गए, अरे बहन जी माफ कीजिएगा। तो जो क्लियर दिख रहा है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तुम्हें क्या दिख रहा हूँ, लड़का, मैडम क्या दिख रही है, लड़की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? कभी कभी दिक्कत आती है, ठीक है, जहाँ पर वो जो लड़का है वो इतने लंबे लंबे बाल कर लेता है, कान में बाली पहन लेता है, क्यों पीछे तो पता ही नहीं लग रहा क्या है, ठीक है। इसी तरीके से कई बार लड़कियाँ ऐसे कर लेती है, तब दिक्कत है। तो पहचानना जरूरी है या नहीं? हाँ, मैं भाई साहब जब भी किसी होटल में जाता हूँ तो
तो वहाँ पर वॉशरूम जब भी आ रहा होता है वो लड़का और लड़की बना के रखते हैं। 1 मिनट तो मुझे देखने में लगता है ये, अबे भाई ये फोटो किसका है? क्योंकि अगर मैं गलत में घुस गया तो पिटाई होगी या नहीं होगी? ठीक है, इसी तरीके से क्या कह रहा है ये, शेड्यूल 2 में पहले क्या चेक कर लेना कि गुड्स है या सर्विस। हमने कहा हम तो तीरंदाज हैं, ऐसे ही पता लगेंगे। तो कहता सेक्शन 7(1)(a) क्लासीफाई सर्टेन एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन कॉन्सिक्यूटिव सप्लाई आइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 2 बेसिकली किसकी बात हो रही है हमारी? शेड्यूल 2 ऑफ CGST contain the list of activity or transaction which have been classified either as a supply of goods or as a supply of service। कह रहा या तो supply of goods होगा या supply of service। This help in mitigating the ambiguity with existing in earlier law। पुराने लॉ में क्या होता था? Under earlier tax regime the restaurant, जो रेस्टोरेंट होता था, used to charge both service tax and VAT। पहले रेस्टोरेंट क्या कहता था, देखो भाई मैंने तुम्हें खाना खिलाया, इस पे वैट दो, और मेरे खाना खिलाने में होटल वाले आए, वेटर आए, वो सर्विस दो, तो दोनों चीज़ें दो। तो होटल वाले कहते थे यार ऐसे थोड़ी होता है। तो दिस इज सो बिकॉज बोथ ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज इन्वॉल्व। ठीक है ना। लेकिन GST में क्या हो गया, उन्होंने कहा नहीं भाई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट मीन्स सर्विस। ठीक है, रेस्टोरेंट मीन्स सर्विस। कह रहा सर मैं घर ला के खाना खा रहा हूँ। कह रहा मतलब ही नहीं, सर्विस। बैठ के खा, घर ला के खा। तूने पेप्सी अगर रेस्टोरेंट में पी, सर्विस। वही पेप्सी को बाहर दुकान पे पिएगा वो गुड्स हो सकता है, वह रेस्टोरेंट में बैठ के पिएगा सर्विस। अभी मान लो मैं पानी की बोतलें मंगवाऊँ, यहाँ पर मैं पानी की बोतलें मंगवा रहा हूँ 50, यहाँ पर अपने ऑफिस के लिए मंगाता हूँ, तो बोतल वाला किस चीज़ का बिल देता है? गुड्स का। लेकिन वही बोतल मैं एक 5 स्टार होटल में बैठ के पीता हूँ तो वो किसका बिल देता है? तो गुड्स का क्यों नहीं देता? क्योंकि इन्होंने कहा कि अपन को लड़ाई नहीं करनी है, या तो वो गुड्स होगा या वो सर्विस होगा, या फिर उन्होंने काम पे डिपेंड करके दे दिया कि हाँ। वो ये काम करता है इसलिए इसको सर्विस। तो अंडर GST द सप्लाई ऑफ ए रेस्टोरेंट इज ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई। ठीक है ना, ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो फूड एंड सर्विस इज नेचुरली बंडल्ड है ना, तो यहाँ पर इसे सर्विस बोला गया, रेस्टोरेंट को क्या बोला गया? सर्विस। इसी तरीके से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, बस आपको वही समझने। फर्दर ये जो मैंने आपको बताया ना 6B ऑफ शेड्यूल 2 प्रोवाइड्स कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। कहता है एंटायर वैल्यू ऑफ इनवॉइस शैल बी ट्रीटेड वैल्यू ऑफ सर्विस। जो मेन चीज़ें होंगी उसी पर GST आएगा। अगर गुड्स होगा तो गुड्स, सर्विस होगा तो सर्विस। द मैटर लिस्टेड आउट इन शेड्यूल 2 आर प्राइमरली दोज विच हैज़ बीन एंटेंगल्ड टू इन लिटिगेशन इन द अर्लियर रिजीम। कह रहा शेड्यूल 2 में ना हमने वो आइटम लिखे जिसमें पहले झंझट था, जिससे कि वो झंझट खत्म हो। सारी चीज़ों को तो हम लिख ही नहीं सकते, सारे तो तुम्हें पता ही ना, सब लड़के लग ही रहे। ठीक है ना, तो इन्हें नहीं हम बता सकते, लेकिन जो लोग लंबे बालों वाले हैं, बालियाँ पहनते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, हम बता रहे हैं पहले। ठीक है। ऑन टू कॉम्प्लेक्स एंड डबल टैक्सेशन। तो पहला क्या है जी, एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स। अगर मैंने अपने गुड्स का टाइटल आपको ट्रांसफ़र करा, क्या करा जी मैंने अपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र करा कि पहले ये लैपटॉप मेरा था, आज के बाद ये लैपटॉप सोनू का हो गया, तो मैंने इन्हें क्या दिया? गुड्स दिए। तो इसे क्या बोला जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। पहले क्या होता था कि नहीं जी मेरे को गुड्स तो दिया है, टाइटल ही तो दिया है। ठीक है, तो क्या लिखा है? शिवाजी सेल रेडीमेड गारमेंट टू इट्स कस्टमर। ठीक है ना, तो इसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि मैंने टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया, अब मालिकाना हक सोनू का हो गया, तो ये गुड्स है। एनी ट्रांसफ़र, इसे इंपॉर्टेंट करना है, तुम कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रांसफ़र ही तो था। एनी ट्रांसफ़र ऑफ राइट, अभी गुड्स ट्रांसफ़र नहीं करे, मैंने क्या करा? मैंने क्या ट्रांसफ़र करा है? राइट इन गुड्स। ठीक है, या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल देयर ऑफ। मैंने गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र नहीं करा, सिर्फ क्या ट्रांसफ़र करा है? राइट्स ट्रांसफ़र करा है। जैसे मान लो ये कैमरा है, इस कैमरे का मैंने राइट तुम्हें दिया कि जाओ तुम इसे यूज़ कर लो। या इसके अंदर क्या है कि हम 2 लोगों के 3 लोगों का शेयर था, तो मैंने वो ट्रांसफ़र करा। कह रहा है जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव ए मशीनरी और रेंट टू अ स्वाशी मैन्युफैक्चर। तो अगर मैंने आपको अपनी मशीनरी दी, मशीन ट्रांसफ़र नहीं करी है, क्या ट्रांसफ़र करा है मैंने? राइट ट्रांसफ़र करा। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है,
क्लियर है या नहीं? जैसे पहले मेरी स्कूटी थी, मैं मालिक था उसका, लेकिन मैंने कहा कि भाई सोनू तेरे को ये स्कूटी ले जा, अब तेरा इस पे राइट हो गया, तो ये मैंने क्या ट्रांसफ़र करा है? ठीक है, गुड्स नहीं ट्रांसफ़र करा, सिर्फ यूज़ 1 महीने के लिए मैंने दिया है। ठीक है, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्प्लिट डेट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट ए फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड। मैंने ये बोला कि आज से 1 महीने बाद ये कैमरा सोनू तुम्हारा हो गया। आज से कितने महीने बाद? 1 महीने बाद जब तुम मुझे 50,000 रुपये दे दोगे इस कैमरे के, ये कैमरा तुम्हारा। तो इन्होंने कहा है कि आप क्या ट्रांसफ़र कर रहे हो? अपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन कब कर रहे हो? फ्यूचर डेट में। कब कर रहे हो? फ्यूचर डेट में। तो उन्होंने कहा कि इसे भी हम क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। कहता है ध्रुव कैपिटल सप्लाई गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर। ठीक है, हायर परचेज बेसिस क्या होता था? मैं तुम्हें और अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है ना, तुमने एक गाड़ी परचेज करी, ठीक है, किसकी गाड़ी परचेज करी आपने? सपनों की गाड़ी। तो सपनों की गाड़ी जब आप परचेज करते हो, ठीक है, 10 लाख रुपए की परचेज करी सपनों की गाड़ी। और ज़रा सिचुएशन को समझना, 10 लाख रुपए की तुमने गाड़ी परचेज करी, लेकिन गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है, गाड़ी की आरसी तुम्हारे पास है, लेकिन उस आरसी पे क्या लिखा हुआ है कि ये गाड़ी जो है ये गिरवी रखी हुई है यस बैंक के पास, एयू बैंक के पास, यही तो लिखा रहता है, बाकी तो सब कुछ है। और वो आरसी तुम अंदर पटवे में रख दो, कोई देख न ले, और घर पे आके एकदम धुआंधाड़ मिठाइयाँ खाओ, गाड़ी आई है घर में, मैं गाड़ी खरीद के लाया हूँ, मैं गाड़ी का मालिक हूँ, ये वो करते हो या नहीं? तुम्हारे सामने वो बैंक वाला था, उसने कहा अबे क्या है, गाड़ी तेरी थोड़ी है। हाँ? ये गाड़ी तेरी थोड़ी है, किराए की है गाड़ी तेरी। ये गाड़ी किसकी है? एयू बैंक की। किसकी है गाड़ी? एयू बैंक की। कह रहे भाई साहब यकीन नहीं आता तो आरसी निकलवा के देखो, नाम इसका आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ है गिरवी रखी हुई है एयू बैंक की। लेकिन तुम अपने घर में बताते हो अपनी वाइफ को कि ये एयू बैंक की गाड़ी है बेटा, हम किराए पे लाए हैं, हाँ, इसकी किस्तें देंगे। क्या मानते हो तुम इसे? उसने कहा जब अपनी मानते हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानो ना। क्या मानो? क्योंकि 1 दिन के बाद तो ये तुम्हारी हो ही जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? हायर परचेज। क्या बोलते हैं? हायर परचेज। ठीक है ना? ठीक है। ऑप्टिमम मैन्युफैक्चर सप्लाई टॉयज टू रिटेलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये एग्जांपल आएगा आपके एग्जाम में कि रामलाल ने अपने खिलौने बेचे और ये बोला कि अगर ये खिलौने बिक जाए तो तुम्हारे, और नहीं बिक जाए तो मुझे वापस कर देना। तो जब मैं दुकान पे, मेरी दुकान पे वो खिलौने रखे हुए हैं, मेरी दुकान पे वो खिलौने रखे होंगे, मैं क्या बोलूँगा? किसके? मेरे या उसके? अपने ही बोलूँगा ना, क्योंकि मैं तो यही चीज़ सोच के लाऊँ कि बिक जाएंगे। तो अगर कुछ भी ऐसे गुड्स हैं जहाँ पर एग्रीमेंट, अभी जो टाइटल है अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, गुड्स ट्रांसफ़र हो गए। क्या है जी? टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, कौन हो गए? गुड्स ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन टाइटल भी ट्रांसफ़र हो जाएगा इन फ्यूचर डेट। तो इसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हायर परचेज में आप गाड़ी के मालिक नहीं होते हो, लेकिन पूरी जगह क्या प्रतीत करते हो कि तुम ही गाड़ी के मालिक होते हो। आज से 10 साल पहले ये एग्जाम्पल ऐसा होता था जैसे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, थे या नहीं थे? लेकिन लोग उन्हें मानते ही नहीं थे। सब मानते किसे थे? सोनिया गांधी को। ठीक है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि अगर आप हायर परचेज पे कुछ खरीद रहे हो या ऐसा कुछ खरीद रहे हो कि जहाँ पर गुड्स ट्रांसफ़र हो गए, टाइटल अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, वो फ्यूचर डेट पर हो जाएगा, तो सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। ऑब्जेक्टिव लैंड एंड बिल्डिंग, क्या जी? दिखने में ही क्या लग रहा है? गुड्स, लेकिन है सर्विस। कह रहा है कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पर दोगे तो वो क्या होगा? सर्विस। सर ये तो समझ में आता है। ठीक है। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग ए कमर्शियल इंडस्ट्रियल फॉर बिजनेस और कमर्शियल ए शॉप लेट आउट इन द बिजी मार्केट, सर्विस है। लैंड एंड बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसे किराए पर देने की बात कर रहे हैं। तो उसे जब हम किराए पर देते हैं तो क्या माना जाता है? वो सर्विस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस का मतलब क्या है कि मैंने तुम्हें कपड़ा दिया, तुमने उस पर बटन लगाए, धागा लगाया,
सारी चीज़ें लगाई, कपड़ा मुझे सील के दे दिया। तो एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, कोई भी ट्रीटमेंट आप दूसरे गुड्स के व्यक्ति पे लगा रहे हो तो वो क्या माना जाएगा? सर्विस। दवानी डाइंग हाउस डाई द क्लॉथ गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल ऑन जॉब वर्क बेस। क्लियर है ये तो? हाँ जी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, किसकी बात हो रही है? अगर आप अपने बिजनेस की एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, कहता है गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स। तो अगर मतलब कि मैं कोई बिजनेस की एसेट्स ट्रांसफर करूंगा, वो क्या इसमें आ जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स में। लेकिन अगर मैं किसी यूज़ करने के लिए दूंगा, गुड्स हेल्ड यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज ऑफ एनी पर्पज अदर देन बिजनेस अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब युगल के बेटे का जन्मदिन है, युगल ने बोला सर ये कैमरा दे दो मुझे, फ़ोटो वोटो खींच के दे जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं इनसे पैसे भी लूँगा तो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ, क्योंकि मैंने प्राइवेट यूज़ के लिए दे दिया, ठीक है ना? क्लियर हो गया? गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने बिजनेस बंद कर दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन था, मैंने कैंसिल कर दिया, लेकिन मेरे पास ना स्टॉक रखा हुआ था 5 लाख रुपए का, तो क्या माना जाएगा? उस बिजनेस ने वो स्टॉक मुझे ही सप्लाई कर दिया, तो ये क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। ठीक है। Arun, a trader is winding up his business. Any goods left in the stock shall be deemed to be supplied by him. समझ में आया? तो इसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। एक्सेप्शन है इसकी दो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर बिजनेस इज ट्रांसफर टू, अगर किसी दूसरे पर्सन को हम बिजनेस ट्रांसफर मानेंगे तब सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु, अगर मेरे दूसरे किसी बच्चे ने बिजनेस करा तो भी ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। अदरवाइज मैं बिजनेस बंद करता हूँ, मेरे पास जो स्टॉक होता है वो क्या माना जाता है? हालांकि यहाँ पर ये वाली एंट्री गलत है, मेरे हिसाब से ये वाली एंट्री सेक्शन 7 में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? क्योंकि सेक्शन 7 ही तो बताता है क्या चीज़ गुड्स है, क्या चीज़। सेक्शन 7 ये बताता है सप्लाई क्या है, ये तो ये बताना है कि ये गुड्स है सर्विस, लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहा है? इनडायरेक्टली सप्लाई ऑफ गुड्स, तो गलत बता रहा है। तो ये आज नहीं तो कल गवर्नमेंट इस गलती को क्या कर लेगी? सुधार लेगी। लेकिन तुम्हारी बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो इसे ऐसे ही समझना, ठीक है, कि अगर गुड्स सप्लाई किए गए तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। एक इसमें डिस्कशन करेंगे हम एग्जम्पशन वाले पार्ट में कि जब सर्विस ट्रांसफ़र की जाती है गोइंग कंसर्न वो। अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई बताने वाली बात है क्या? अगर हम रेंट पे दे रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, वो क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। ये 5 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था, हालांकि मैं इसे पूरे अच्छे से क्लैरिफाई कर चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर, जब मैं खाली प्लॉट पे गया और वहाँ पर मैंने 10 लाख रुपए दिए, ज़मीन के दिए थे, क्योंकि आप मुझे बदले में बार बार क्या बना के दे रहे थे? कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप मुझे ऐसी कंस्ट्रक्शन करके दोगे वो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ, ठीक है। तुम फ्लैट खरीद नहीं रहे हो, उससे फ्लैट एक तरीके से बनवा रहे हो। तो यहाँ पर 2 चीज़ें देखी जाती है कि अगर आपने जो पैसे दिए बनने से पहले दिए, किससे पहले दिए? बनने से पहले दिए, तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है। या ना जब कोई बिल्डिंग बनती है ना, एक उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। क्या हो जाता है जी? कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कई बार क्या होता है, रजिस्ट्री नहीं होती, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट पे से मिल जाता है, उसके बाद आप फैमिली को शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद बिल्डिंग को बेचा है, किसके बाद बेचा है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेचा, तब भी वो शेड्यूल 3 में चली जाएगी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले बेच दिया तो किस में आ जाएगी? तो पढ़ो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट, ठीक है ना। कह रहा वैसे तो जब आप बिल्डिंग वगैरह बनाओगे हम हमेशा उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, लेकिन 2 केसेस को छोड़ के, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर सामने वाले से पैसे हमने कब लिए? कंप्लीशन सर्टिफिकेट होने के बाद, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इज फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर।
या आपने पोजीशन देने के बाद पैसे लिए तब नहीं बने। क्लियर हो गई ये वाली बात? हाँ जी। ये देखो यहाँ इसे एग्जाम्पल को पढ़ो। राठी बिल्डर ने एक कंस्ट्रक्ट करा इंडिविजुअल रेजिडेंशियल यूनिट, कंसिडरेशन कितना था 1.2 करोड़, 90 लाख रुपए उसने रिसीव कर लिए बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। रुक जाता, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद कर लेता, ठीक है। बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड बैलेंस आफ्टर कंप्लीशन द टर्म्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड दिस एट द एक्सप्रेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अननेसेसरी उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, टेम्परेरी ट्रांसफ़र, क्या कहता है जी, टेम्परेरी ट्रांसफ़र और परमिटिंग यूज़ ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैंने कहा कि चलो मैं 2 साल के लिए लंदन जा रहा हूँ, तुम केजे क्लासेस को यूज़ कर लेना, 20 लाख रुपए दे दो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, 2 साल तक यूज करने दूंगा, जो मर्जी वीडियो डालना। तो क्या दिया है मैंने, सर्विस, ठीक है। टेम्परेरी यूज़ दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर मैं कोई डेवलपमेंट कर रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, टैली, बीजी के सॉफ्टवेयर है, आईटी के सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ क्या मानी जाएगी, सर्विस। पहले इन सॉफ्टवेयर में भी बड़ी दिक्कत होती थी, कहते हैं सॉफ्टवेयर लगता ही है तुम्हारा कोई पेन ड्राइव लगाने पे, तो इन्होंने कहा नहीं भाई, सॉफ्टवेयर कुछ भी होगा, सब चीज़ क्या मानी जाएगी, सर्विस। तो सुविधा सॉल्यूशन डेवलप एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर ए बिजनेस फर्म, चाहे मैं उसके लिए स्पेशल बना रहा हूँ चाहे कैसे ही बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर हमेशा क्या आएंगे, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेंस ऑन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना कि ऐसा क्या हुआ कि ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, एक ये मेरे सामने वाले का घर है, इसके बीच में ना 3 फुट की गली है बस। कितने की गली है, 3 फुट की। तो मेरा घर है, मैं अपनी बिल्डिंग पे कुछ भी बनाऊं, समझिए। तो मैंने क्या करा, इस पर कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन बनाई, ठीक है, जिससे सामने वाले को रोशनी आए ना। मैंने छज्जा वज्जा कर दिया, मैंने कहा भाई तेरे को रोशनी नहीं आने दूंगा। इसने कहा भाई साहब इस छज्जे को मत बनाओ, बदले में से क्या ले लो, 50 लाख रुपए ले लो। हालांकि मैं बना सकता हूँ, लेकिन वो कह रहा है मत बनाओ यार, मेरे घर में धूप नहीं आएगी, यहाँ पे खिड़की निकाल दो, कुछ भी। तो कहता है एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और डू एन एक्ट, ठीक है। अगर आप कुछ करते हो या किसी को रोकते हो या किसी को सहने के लिए पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, सर्विस। एग्जाम्पल बताते, केबल ऑपरेटर, ठीक है, शाखाराम हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ केबल ऑपरेटर आत्माराम विल नॉट प्रोवाइड केबल कनेक्शन इन द स्पेसिफाइड एयर वेयर आत्माराम इज प्रोवाइडिंग द कनेक्शन, नॉट कम्पीट एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस। मेरा एरिया का केबल वाला था, मैंने बोला भाई देख तू मेरे एरिया में मत आइए यार, ठीक है। या जैसे मैं किसी को कह दूँ भाई बीच में ना जीएसटी की क्लासेस मत खोलियो यहाँ पे, मैं तेरे को वैसे ही दे रहा हूँ घर बैठे पैसे, समझ में आया। तो वो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेट डिलीवरी चार्ज रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्प्लिटेड टाइम। मैं कई बार क्या करता हूँ, मान लो मुझे किसी से कोई सप्लाई लेनी है, उसने बोला मैं 7 तारीख को दे दूँगा, ठीक है। मैंने कहा अगर 7 को नहीं देगा तो हर दिन के 10,000 लूँगा। तो वो क्या हो गया, हर दिन के जो 10,000 रुपये मैंने उससे लिए वो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ, ठीक है ना। इसी तरीके से नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर लीविंग द जॉब बिफोर एग्रीड पीरियड। ये एग्जांपल आ सकता है कि मैंने एम्प्लॉयर को बोल दिया कि भाई मैंने तुम्हें बोल दिया भाई दस जाओ तुम, ठीक है ना, ठीक है। अब एम्प्लॉय कह रहा है कि 1 महीने बाद जाऊँगा मैं, तो नोटिस पीरियड है, ठीक है ना। एम्प्लॉय की जॉब लग गई पहले ही, वो कह रहा भाई आज से ही ज्वाइन कर ले। मैंने कहा जाने ही नहीं दूंगा क्योंकि नोटिस में दे। वो कह रहा सर 50,000 रुपये ले लो पर जाने दो। मैंने कहा ठीक है लिया। तो वो क्या हो गई, सर्विस क्या हो गई मेरी। तो कह रहा है नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर लीविंग द जॉब बिफोर एग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस फॉर लीविंग द जॉब। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट। क्या है जी, ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स और एनी फॉर एनी पर्पज वेदर और नॉट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है ना। अगर मैं आपको मशीनरी रेंट पर देता हूँ या कुछ भी, ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ राइट, ठीक है। अब क्या है,
ये वाली जो चीज़ें थी, ये वाली यहाँ से हटकर कहाँ चली गई, तुम्हें याद है? मैं अभी पता कर रहा हूँ, शेड्यूल 1 में कहाँ चली गई? ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू ए मेंबर फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट है, ये पढ़े है ना? ये पहले यहाँ थी और यहाँ से उठा के कहाँ चली गई, बोलो? सेक्शन 7 में। ठीक है, किस में चली गई? सेक्शन 7 में, क्योंकि यहाँ पर इसका पर्पज़ ये नहीं था, माना तो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स ही। ठीक है, समझ में आ रही है ये नहीं बात? लेकिन ये यहाँ से उठाकर किस में चली गई? सेक्शन 7 में। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, ऊपर भी एक गलती है, उसे कब करेंगे? भविष्य में ठीक करेंगे। जैसे इसे ठीक कराए ना, 5 साल बाद पता लगा इन्हें गलती है। ठीक है, अब आ जाते हैं 6। एक होता है वर्ड कंपोजिट सप्लाई। क्या होता है वर्ड? एक कंपोजिट सप्लाई में, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना किताबों वाला कि मैं पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें किताबें भी दे रहा हूँ, तो हम इसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट सप्लाई। जैसे कई बार तुमने क्या करा होगा, ठेका दिया होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा कि भाई तुम्हें ही काम करना है, तुम ही मटेरियल लाओगे। ठीक है, तो कहता है कि अगर कोई भी कंपोजिट सप्लाई होगी वो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानी जाएगी। पढ़ते हैं, कहता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कहता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, दिस एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर एज गुड्स इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। तो जब मैं किसी ठेकेदार को कहता हूँ कि भाई तुम्हें वाइट वॉश करनी है, पीओपी करनी है, वो कहता मटेरियल सहित करवाओगे? मैंने कहा हाँ भाई मटेरियल तेरा। तो जब उसने मटेरियल सहित मुझे दिया तो क्या उसने मटेरियल का राइट भी मुझे ट्रांसफ़र कर दिया या नहीं कर दिया? आंसर इज़ यस, कि उसने मुझे वो मटेरियल का राइट भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसने कहा कि अगर आपको कोई ऐसा मटेरियल का राइट भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्या चीज़, तो वो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्विस में आएगी। आप उसे गुड्स और सर्विस नहीं बोलोगे। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक अदर देन एल्कोहलिक लिकर। मतलब रेस्टोरेंट की सर्विस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि रेस्टोरेंट में तुम्हारे को सर्विस के साथ साथ गुड्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक भी दी जाती है, अदर देन एल्कोहलिक लिकर, शराब को छोड़कर जो भी आप सर्व करते हो, ठीक है ना, जो भी आप सर्व करते हो वो किस में आएगा? रेस्टोरेंट सर्विस में। किस में आएगा? तो इन्होंने कहा खाने में दोनों चीज़ें होती है, खाना भी होता है, पेप्सी भी होती है, लेकिन हम इसे क्या मानेंगे? कंपोजिट सप्लाई है तो इसे मानेंगे सर्विस ही। तो अब आपको ये क्लियर हो गया भाई या नहीं हुआ? हाँ, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ, तो मोटा मोटी आपने शेड्यूल 2 भी कंप्लीट कर लिया। तो हमारा सेक्शन 7 भी हो गया, तीनों शेड्यूल भी। अब हमें पढ़ना है एक सेक्शन 8। आज ही पढ़ाना है नेक्स्ट क्लास में? वैसे है छोटा सा ही, इतना ही है। बोलो, देखो जितना भी टाइम लगता है बोलो। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ाएंगे कंपोजिट सप्लाई। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू जी, थैंक यू।